अब क्या हो गया गुरुजी? वीडियो तो आ गया सर। अब आएगा तो अब देखते हैं, जुड़ जाएगा तो ठीक है। ये पैता सारा वेगे आज गौरा जी को रथ पैता सारा वेगे आज गौरा जी को रथ बाजण बैठी गया देवीगा 12 बजू नारा बाजण बैठी गया देवीगा 12 बजू नारा कालिंगा तमो बाजे ढोले का सबद कालिंगा तमो बाजे ढोले का सबद कालिंगा तमो बाजे ढोले का सबद पैता सारा वेगे आज गौरा जी को रथ पैता सारा वेगे आज। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। राकेश भट्ट पेज पर, उत्सव ग्रुप पेज पर हमेशा की तरह, हर शाम की तरह मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने कुछ देर आज इंतजार किया। और इस इंतजार के पीछे कुछ तकनीकी कारण थे जो अब दूर कर लिए गए। 35 साल हुए गए आज गौरा जी को रथ बाजन बैठी गया कालिंगा दमो बाजे ढोल का शब्द। ये वो अमर पंक्तियां हैं जो हम अपने हर धार्मिक और अनुष्ठानिक कार्यों में ढोल और दमाऊ का जिक्र करते हैं, ढोल और दमाऊ का उल्लेख करते हैं, ढोल और दमाऊ का स्मरण करते हैं। ढोल और दमाऊ पहाड़ की संस्कृति के वो पर्याय हैं जिनके बिना पहाड़ की सांस्कृतिक यात्रा, पहाड़ की सांस्कृतिक चेतना और पहाड़ की सांस्कृतिक संवेदना को महसूस करना ही अपने आप में एक अधूरापन है। जिनके बिना ढोल है तो पहाड़ का जीवन है, ढोल के साथ पर्याय है दमाऊ। और जिस तरह से मनुष्य के जीवन के 16 संस्कार बताए गए हैं, हम पहाड़ वासियों के महत्वपूर्ण संस्कारों में ढोल और दमाऊ का संस्कार है। हम अपने अनुष्ठान, हम अपने धर्म और हम अपने समाज को बिना ढोल के बहुत अधूरा पाते हैं। अगर ये ढोल और दमाऊ हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे समाज से हटा दी जाए तो हम सांस्कृतिक शून्य वर्ग कहलाएंगे, हम सांस्कृतिक शून्य समुदाय कहलाएंगे। और मुझे गर्व है इस बात को कहने का, और मेरी तरह आप सबको भी गर्व होगा इस बात को कहलाने का कि ढोल और दमाऊ की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के हम पहाड़वासी ढोल और दमाऊ को अपना इष्ट मानते हैं, अपना आराध्य भी मानते हैं। और शिव भगवान का एक ऐसा नाथ, शिव जो हमारे पहाड़ों के अधिष्ठाता देव हैं, उनको प्रसन्न करने का, उनको मनाने का या उनको खुश करने का हमारे पास पहाड़ी नाद है, वो है ढोल। और सिर्फ शिव ही नहीं, हमारे वो जो 36 करोड़ देवी देवताओं का उल्लेख है, उन सब का जागरण भी हमारे ढोल और ढोली समाज के पास है। इस ढोल के बिना हम अपने समाज को किस तरह अधूरा पाते हैं, इस ढोल के बिना हम किस तरह अधूरे हैं, और इस ढोल के बिना हमारी सांस्कृतिक यात्रा कितनी फीकी और कितनी अधूरी है, इस पर एक विमर्श और प्रदर्शन करने के लिए आज हमारे बीच कोटद्वार महाविद्यालय के रिटायर प्रधानाचार्य प्रोफेसर PL भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। भट्ट साहब, मैं स्वागत करता हूं आपका, अभिनंदन है आपका। धन्यवाद आपके लिए। और इसी विमर्श पर हमसे बातचीत करने के लिए इस विधा के अलग अलग रंगों पर और बहुत महत्वपूर्ण आयोजनों से जुड़े श्री गिरीश बड़ोनी, जो एक अध्यापक हैं, पेशे से शिक्षक हैं, साहित्य, संस्कृति और शिक्षा आपकी विधाओं में शामिल है।
इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए गिरीश जी को मैं अपने साथ ले रहा हूं। मैं स्वागत करता हूं गिरीश जी। धन्यवाद गिरीश जी, नमस्कार। हाँ मान्यवर। गिरीश जी, मेरी आवाज आप तक आई? प्रणाम प्रणाम, धन्यवाद। आपकी आवाज आ रही है सर। और शुरुआती मेरी आवाज आप तक पहुंची, जितना भी मैंने परिचय करवाया? हाँ जी। बडोनी साहब, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी जी। तो सबसे पहले अभी हमारे पास एक ढोल वादक हरीश जी का जुड़ना इंतजार है, जो घाट विकासनगर से हमसे जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं प्रोफेसर भट्ट साहब का स्वागत करूंगा और अपने विमर्श की शुरुआत में भट्ट साहब के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनकी पूरी जीवन यात्रा, शिक्षा साहित्य से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं, एक शिक्षाविद रहे हैं और ढोल दमाऊं के संस्कारों को बहुत करीब से आपने देखा है, जिया है और अपनी व्यक्तिगत रुचियों में आपने इस विधा को शामिल किया है। भट्ट साहब, मैं चाहूंगा कि एक बार थोड़ा सा इन सारी विधाओं का उल्लेख करते हुए और पहाड़ के जीवन में ढोल के महत्व पर आप विमर्श शुरू करते हुए आज की बातचीत का हम शुभारंभ करते हैं। भट्ट साहब, स्वागत। हाँ जी। सबसे पहले ढोल जो नाद है वो उसका संबंध शिव जी से जुड़ा हुआ है। शिव जो है सामवेद के देवता हैं, ढोल सागर के ज्ञाता हैं और उन्हीं से हमारी धार्मिक परंपरा और हमारे जो अनुष्ठान से सभी विधि विधान है उनका संबंध ढोल सागर से है। ढोल तो इंडिया का, भारत का एक व्यापक यंत्र है, लेकिन उत्तराखंड में उसके प्रति हमारी अटूट श्रद्धा और सम्मान है। जब कभी भी ढोल के जो औजी हैं या ढोल के कलाकार हैं, वो सबसे पहले उनकी स्तुति की जाती है और उसके बाद उनके जो देवी देवताओं का वो आह्वान करते हैं। ओम नमो आदेश, माता पिता गुरु देवता को आदेश, रण को ढाली और ठोकना को ताल, फुट फुट रे बाबा, बज्जर की ताल, फुट फुट न फूटे, डोरी न ली खुले और मंत्र भी चले। दैणा नरसिंह, दैण देवता बाबा हनुमान, तेरू आण पड़े प्रथम। ये जब भी कभी ढोल का जो बाजीगर है या औजी है, वो सबसे पहले इस स्तुति को करके ढोल को बजाना प्रारंभ करता था। उससे पहले भी हमारी एक विशुद्ध और बड़ी पवित्र परंपरा है, जिसमें कि जहाँ पर भी हमारा कोई भी कार्यक्रम, चाहे वो विवाह संस्कार का हो, चाहे वो उसका धार्मिक संस्कार का हो या और कोई सामाजिक कृत्य हो, उसके पहले हमारा जो पुरोहित है उस ढोल पर तिलक लगाता है, मिठाई लगाता है, तो उसका पूजन करता है। पूजन के बाद वो हमारा एक पवित्र काम का प्रारंभ हो जाता है। वो शुभ का संकेत है। उत्तराखंड की जो हमारा संस्कृति, धर्म, दर्शन, गायन वादन, नृत्य आदि कलाओं से समृद्ध स्मृति है। वो सिद्धांत के इन पक्षों पर हम आगे आने वाले हैं। बडोनी साहब, जिनको मैं इस बात के लिए बहुत रिकॉग्नाइज करता हूं, जानता हूं और बहुत करीब से मैंने इनके इवेंट देखे हैं अखोड़ी में। बडोनी साहब, ढोल प्रतियोगिताओं का आपका एक अपना वैभवशाली इतिहास रहा है। बडोनी जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर। अखोड़ी में मैंने बहुत सुंदर और बहुत ही आकर्षक आपके इवेंट देखे हैं ढोल दमाऊ प्रतियोगिता पर। मैं चाहता हूं कि उन अनुभवों को साझा करते हुए ढोल दमाऊ की जो एग्जिस्टेंस है, जो स्थिति है और वर्तमान समय में जो उनकी आवश्यकताएं हैं और उनका जो उपेक्षा का जो दौर चल रहा है, उस पर बातचीत शुरू करते हैं आपके विमर्श के साथ में, उन अनुभवों को साझा करते हुए जो अखोड़ी में हमने और आपने साथ जिए हैं। बडोनी जी। जी भट्ट जी, नमस्कार, सबको अभिवादन।
ढोल दमाव प्रतियोगिता जो कि आदिनाथ ढोल दमाव प्रतियोगिता के नाम से अखोड़ी में 2015 से शुरू हुई। और हमारा जो गांव है 11 गांव हिंदुओं में अखोड़ी हमारा गांव, जहाँ से इतने बड़ोनी जी की पैदाइश है, के नाम से जिन्हें जाना जाता है। और हमारे गांव का एक पड़ोसी गांव है मुंडेती, वहां पर एक फैमिली है सुरीरा फैमिली। तो उन्होंने 2015 में आदिनाथ ढोल दमाव प्रतियोगिता नाम से एक प्रतियोगिता का आरंभ किया, जिसका उद्देश्य था कि हमारे जो राजगीर भाई हैं और जो उनकी इतनी समृद्ध जो परंपरा है, जो कला है, उसको संवर्धन देने के लिए, उसके संरक्षण के लिए और उसको हस्तांतरित करने के लिए एक प्रयास था। और लगातार हम लोगों ने 4 बार उस प्रतियोगिता का आयोजन किया। उसके जो मुख्य सूत्रधार थे वो हैं सुशील शर्मा हैं, सुशील सुरीरा, और उनके जो चाचा जी हैं पुरुषोत्तम दत्त सुरीरा जी। उन लोगों ने मिलकर के पूरी फैमिली ने एक अनुष्ठान के तौर पर उस कार्य को किया। और उसमें हमने जगह जगह से जो हमारे इस समय उत्तराखंड में और विशेषकर हमारे जो गढ़वाल क्षेत्र है, वहां पर जो सबसे अच्छे ढोल वादक हैं उनको हमने जज के रूप में बुलाया, जिसमें आदरणीय ओंकार दास जी थे जो अब स्वर्गीय हो गए हैं। उसके अलावा उसमें उत्तम दास जी आए हैं, सोहन लाल जी आए हैं, आप स्वयं उसमें जज रहे हैं, डॉक्टर राकेश भट्ट, डॉक्टर संजय पांडे उसमें रहे हैं, विशाल नैथानी रहे हैं, उसके अलावा उसमें शिव प्रसाद सुरीरा जी रहे हैं। तो इस तरह से वहां पर लोग आए हैं और उसका बड़ा फायदा हुआ। जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो नए लोग हैं, जैसे नागपुर से, रुद्रप्रयाग, उखीमठ से, यहाँ से भी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े जो ढोल वादक थे। और उनके आने से हमने देखा कि जो आने वाली जो पीढ़ी है उसमें भी इस तरह की भावना का निश्चित रूप से विकास हुआ है कि भाई हमको एक मंच मिल रहा है। और उसमें जैसे DR पुरोहित जी हमारे विधा विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ रहे, और उनके साथ उनके आने से उसका जो ऑरा है, जो हमारी प्रतियोगिता थी, वो और बढ़ा। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि जो सुरीरा फैमिली के द्वारा जिस हमने कोशिश की हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, इस कला का बढ़ाने में एक बात हुई, क्योंकि एक फैमिली ने उसको एक मिशन पर आयोजन कराया, उसमें भी रखा, बहुत सम्मान भी उसमें किया। अध्यक्ष जो होती हैं या जो लोकल विधायक, तो कुल मिलाकर के एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। आपने खुद उसको देखा, आप विटनेस हैं उसके, और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने आकर के उन ढोल वादकों को सराहा। 4 बार अब तक हमने ये प्रतियोगिता कराई, 3 बार ये प्रतियोगिता अखोड़ी में हुई, 1 बार चमियाला में हुई। जो चमियाला जो एक छोटा सा, अब तो धीरे धीरे वो एक बड़े कस्बे के रूप में परिवर्तित हो रहा है, तो वहां पर बालगंगा घाटी में, तो वहां पर हमने ये प्रतियोगिता कराई। और उसमें खास बात ये रही कि जितने भी हमारे जो ढोल वादक हैं जो वहां आए दूर दूर से, तो उनका सबका आने का, जाने का, खाने का, रहने का, और उसके अलावा मिनिमम जो था 2 से 3 हजार रुपए की धनराशि मिनिमम उनको जो है दी। उसके अलावा जो है जो उसमें पुरस्कार रहे, 15,000 रुपए प्रथम पुरस्कार रहा, 10,000 द्वितीय पुरस्कार रहा, 7,500 रुपए तृतीय पुरस्कार रहा। उसके अलावा कुछ और भी हमारे साथ ऐसे बच्चे जुड़े हुए थे जो परंपरागत रूप से ढोल जो लोग नहीं बजाते हैं, उनके अलावा जो है कुछ बच्चे भी हमारे साथ थे, तो उनको भी सुशील शर्मा और उनके साथियों ने बहुत अच्छा पुरस्कार दिया। और उसमें हमारे जगह जगह से लोग जुड़े। तो कुल मिलाकर के मेरा अनुभव ये रहा कि उससे एक बहुत अच्छा मैसेज गया, और हमारे बहुत सारे साहित्यकार उसमें जुड़े, पत्रकार लोग जुड़े, तो सबने एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रतियोगिता के रूप में उसको सराहा। यद्यपि 2019 में हम उसका आयोजन नहीं कर पाए, तो कुछ अपने कारण रहे उनके, सुरीरा फैमिली के, उनमें जो मुख्य जो हमारे सूत्रधार हैं सुशील शर्मा, उनका कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। लेकिन आने वाले समय में ये प्रतियोगिता निश्चित रूप से होगी, और डॉक्टर राकेश भट्ट और आप जैसे जो हमारे विधा के लोग हैं, सहायता कार्यक्रम है। बडोनी जी, बातें और जारी होंगी। अभी हमारे कलाकार अगर हमसे जुड़ेंगे तो हम कुछ प्रदर्शन कार्यक्रम भी दिखाने का हमारा मन है। उससे पहले मैं उन सभी लोगों को एक्नॉलेज कर दूं जो लोग हमें लगातार देखते हैं, रोजाना देखते हैं और हमारा हौसला बढ़ाते हैं। जिनमें से जो सूची यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, हरीश पंत जी हमें देख रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। गणेश जिमरी जी हमें देख रहे हैं, उनका शुक्रिया है।
जयवर्धन कांडपाल जी हमें देख रहे हैं, आपका अभिनंदन है। सुबोध हटवाल जी रोजाना की तरह हमें देखते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। रविंद्र गैरोला जी हैं, बहुत स्वागत है। यश सेमवाल हमें देख रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिंदु बरतवाल जी देख रही है। नीली रौथान बागड़ी जी रोजाना की तरह हमें देख रही है। जेपी मेहता जी हमें देख रहे हैं। जगदम्बा चमोला जी हमें देख रहे हैं। कांता घड़ियाल जी हमें देख रही हैं। बीबी ममगाई साहब हैं। बीडी रतोड़ी जी हैं। प्रसाद भट्ट साहब, डॉक्टर दीपक भट्ट है, आशीष पुरोहित हैं, कृष्णा मुंडेती है, ये आपके मुंडेती गांव जिनका आपने जिक्र किया वहां के रहने वाले हैं। मीना पांडे हैं। मुकेश उनियाल है। देवकीनंदन भट्ट हैं। विवेक नौटियाल जी हैं, जो कहते हैं कि कुछ और सुनाएंगे। जरूर मैं कोशिश करूंगा कुछ और, जब तक हमारे कलाकार जुड़ते हैं। विवेक नौटियाल हमसे जुड़े हैं। राजेश्वर उनियाल मुंबई से जुड़े हुए हैं। विवेक नौटियाल जी जो लगातार फरमाइश कर रहे हैं। सुशील तिवारी हमसे जुड़े। चंद्रशेखर पुरोहित जी का मैं स्वागत करता हूं। बीडी रतोड़ी जी हैं और मधुर वादनी तिवारी जी हैं, जो इस कार्यक्रम की साक्षी रही हैं, जैसा उनका कहना है। भट्ट साहब, अभी बडोनी जी ने हाँ जी। अभी जो बातें कही है वो ये कही है कि उन्होंने अपने संसाधनों से साथियों से मिलकर के, और मैं उस कार्यक्रम का गवाह रहा, एक ऐसा प्रोग्राम, बहुत एक सही ऐसा है। इवेंट, एक ऐसा कार्यक्रम जो पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे पहाड़ के लिए, और मैं समझता हूं कि पूरे लोक समुदाय के लिए प्रेरणा हो सकता है, जो अपने संसाधनों से ढोल और ढोलियों को बुला करके उन्हें रहने खाने की व्यवस्था से लेके उन्हें पारितोषिक तक का की व्यवस्था करते हैं। मुझे ये लगता है कि अपने आप में इस अनूठे आयोजन के लिए उनको एक तो पहले नहीं, वो विशेष देनी असत्य चाहिए। प्रयास है सारे। तो इस बहुत आयोजन के असत्य पीछे, प्रयास है, प्रशंसनीय है। इस आयोजन के पीछे आप ढोल के संरक्षण को किस हद तक देखते हैं, थोड़ा मैं आपकी ओपिनियन लेना चाहूंगा। मान्यवर, आपने धार्मिक और अनुष्ठानिक तथा सामाजिक पक्षों के ऊपर विशेष ध्यान दिया है। इसमें आज का जो विषय है, धार्मिक पक्ष के अंदर हमारा ध्याल, पहला ध्याल मैंने देवी देवताओं का आवाहन करना, और उसमें जो 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 ध्याल है, तो उसमें ढोल दमों के गायन वादन के साथ नृत्य तथा संगत छंद तालों का उल्लेख इस में किया जाता है, जिसमें कि देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। अनुष्ठान ताल, नृत्य ताल, डोगरा ताल, यात्रा ताल, मंगल बढ़ो या बधाई ताल और विसर्जन ताल, इसी प्रकार से पांडव नृत्य ताल और रसो ताल, इस प्रकार के तालों का विभिन्न यहाँ विवेचन ढोल सागर के अंदर किया गया है। तो मैं जो हूँ सलाण पट्टी में गढ़वाल के अंदर एक सिरोगी के पास एक करथी ग्राम है, उस करथी ग्राम के का निवासी हूँ। और हमारे यहाँ भी गांव में समय समय पर मंडाण की व्यवस्था की जाती है, और वहाँ पर ये अमौल और ताचुल जो गांव हैं, उनके कलाकार जो औजी हैं, उनको बार बार आमंत्रित किया जाता है, जिसका कि एक छोटा सा प्रदर्शन हमने इसमें किया, आगे आप लोग देखेंगे उसको। तो ये जो है, इसका इतना बड़ा महत्व है कि अनुष्ठान जो है, इसके तालों के बारे में मैंने बता दिया। इसके बाद विवाह संस्कार है, गणेश पूजन है, स्तंभ पूजन है, बारात प्रस्थान है, सेधार मैंने समतल जमीन पर चलना का ताल होता है, उसकी काली उंधाड़ी का ताल मैंने पहाड़ से ऊपर नीचे चलना, उसके अतिरिक्त गधेरे या गदने का ताल और ग्राम स्वागत ताल, कई ताल हैं। और ये हमारे जिसमें दक्ष होते हैं, नदी कैसे पार करनी है, जहां पर गधेरा था, उकाल कैसे चढ़नी है, उसका ताल अलग है। फिर उतार कैसे आनी है, उसका ताल है। समतल भूमि पर कैसे जाना है, उसके अलग ताल है। इस प्रकार के तालों का विभिन्न भेदों के अनुसार इस प्रकार की ये ताल हमारे वो औजी कलाकार जो है प्रस्तुत करते हैं, और वो शास्त्रबद्ध है। वो उसमें उनके साथ मंत्र तंत्र इत्यादि का भी उद्बोधन करते हैं। वो जो लोकगीतों की जो धुनें हैं, उन धुनों पर भी वो ताल बजाते हैं। जैसे चौफला है, खड़िया है, फूल संक्रांति है, और वसंत पंचमी गीत है। इनके अलावा अन्य पर्वों और त्योहारों पर मेलों में गाए जाने वाले गीतों को ढोल दमों का
विभिन्न ताल व स्वरों के से गाया जाता है, बजाया जाता है और उसमें लोग नृत्य करते हैं। हमारी पहाड़ी संस्कृति के कुछ नृत्य गीत ढोल दमोह वाद के साथ ग्रामीण नर नारी, बाल वृद्ध और बच्चे कुछ नजर आते हैं और वो बड़े उत्साहपूर्वक उसमें नृत्य करते हैं और उसका अवलोकन करते हैं। तो ये जो है हमारे जो ढोल विद्या है, ढोल विद्या का धीरे धीरे आज जो है क्या है कि पहाड़ी गांव में औजियों की वृत्ति हुआ करती थी कभी, और आज तो पलायन की वजह से गांव खाली हो जा रहे हैं। और तब तो चैती पसार, चैत के महीने में जो भी बिटिया अपने ससुराल चली जाती थी और गांव में उन उसका भी स्वागत करने के लिए वो हमारे औजी पहुंच जाते थे 5 या 11 साल के अंदर। वो ये जो है गांव के जो ये वृत्ति हुआ करती थी हमारी औजियों की, जैसे पुरोहित पंडितों की वृत्ति हुआ करती थी, उस गांव में जा करके वो लोग अपनी वृत्ति के अंदर जाते थे, क्योंकि हमारा जो समाज था इतना व्यवहारिक, इतना एक दूसरे के प्रति समर्पित और एक संगठित था, जिसके कारण कि हमारी जो औजी थी उनके अपनी वृत्ति के गांव में वो जाते थे, वहां पर उनका स्वागत होता था और मूल रूप से चैत के महीने में वो डरवार मांगने जाते थे, वो उनका अधिकार था। तो गांव में लगभग हमारे गढ़वाल की एक अच्छाई थी कि यहाँ पे पक्के मकान लगभग लोगों के सबके होते थे, कुछ जमींदार होते थे, कोई वैसे अच्छे किसान होते थे। उन किसानों वो अपने डरबारों से मांगने के लिए जाते थे, उनको बड़ी श्रद्धापूर्वक उनका स्वागत किया जाता था, सम्मान किया जाता और धन, अन्न और उसके साथ वस्त्र इत्यादि उनका दान के रूप में उनको दिया जाता। लेकिन दान क्या, वास्तव में उनका वो एक पारिश्रमिक का अधिकार था, उनकी वृत्ति थी। वो उन्हीं मतलब हमारे ग्रामीण जीवन के साथ वो जुड़े हुए थे और उनकी जीविका का आधार भी वही था, उनको काफी सम्मान मिलता था। लेकिन आज की परिस्थिति क्या हो रही है कि जैसे जैसे ये पलायन हुआ, पलायन के पीछे हमारे जो ये औजी कलाकार थे, इनकी वृत्ति भी जब लोग पहाड़ से नीचे क्यों आ गए तो वृत्ति में पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ा। और उस प्रभाव के कारण क्या होता है कि लोगों की जो धारणा थी मैदानी क्षेत्रों में आने के बाद उनके प्रति उसमें उतना रुझाव, उतना आकर्षण और उतना अपनत्व और उतना स्नेह सम्मान नहीं रहा जो कि होना चाहिए था। हुआ क्या कि जब गांव के गांव खाली हो गए, खेत खलिहान खाली हो गए, उसके बाद यहाँ पर आने वाली हमारी जो नई पीढ़ी है उन्होंने जो है पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करके उसमें जो बैंड बाजे हैं, बैंड बाजों के स्वर, ध्वनि और उनका फुहड़ नृत्य इत्यादि का जो प्रदर्शन हुआ, उसमें लोग ये युवक हमारे लोलुप्त हो गए और वो हमारी वो विद्या पीछे रह गई। आज भी मुझे याद है कि जब गांव में बारात आती थी तो बारात आने से पहले कम से कम जहां से पहाड़ की चोटी से दूर से ही वहां का जो कलाकार वादक था वो संकेत देता था उस गांव के लिए और वहां के औजियों के लिए जो हमारी तरफ से स्वागत में थे, हम आ रहे हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं और अमुक जगह पर हमारा संवाद होगा। उस प्रकार से हमारे जो इस कन्या पक्ष के जो फौजी थे वो उसका जवाब देते थे। उसके बाद स्वागत होता था, स्वागत होने के बाद ढोल सागर के विधि विधान के अनुकूल उसमें ढोल दमक के स्वर में कलाकार जो है अपनी ढोल दमक बजाते थे और उन ढोल दमों का बजात का जवाब जो है प्रति उत्तर हमारे कन्या पक्ष के औजी भी देते थे। अगर जहाँ पर कहीं गड़बड़ होती थी तो उनको जो दक्ष औजी होता था उसके कमेटियों को निकाल करके उसका सुधार करने के लिए उनको हिदायत देते थे। इतनी अच्छी कला थी और उस कला का में भी आनंद आता था। तो मैंने तो टेहरी में और ये टेहरी के गंगा पार में बड़े अच्छे औजी हमारे उपलब्ध होते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उन औजियों का उनको प्रतिष्ठा नहीं मिलती, उनका लोप होता चला जा रहा है, हम लोग उससे वंचित होते चले जा रहे हैं। हमारी कला को जो है इस प्रकार से क्षति हो रही है। मैं आप लोगों के जो ये आपने ये कार्यक्रम किया है इसके प्रति भट्ट जी हुए, आप हुए, तो ये लोग जो आपकी टीम अभी आपने बताया कि कौन कौन लोग उसमें जुड़े हुए हैं, उनका एक
स्तुत्य प्रयास है, जिस प्रयास के आधार पर वो इसको हमारी संस्कृति को संरक्षण देने के लिए प्रयासरत हैं और अपनी भूमिका को बिल्कुल सार्थ रूप से निभा रहे हैं। हालांकि एक आयोजन करना कितना कठिन है वो आपने बता भी दिया और मैं भी महसूस करता हूँ। मैं भी प्रशासन में रहा हूँ, मैं भी प्राचार्य रहा हूँ। उसके अतिरिक्त उस गांव की भूमि से मैं जुड़ा हुआ हूँ जहाँ की ढोल विद्या का बड़ा सम्मान होता था और होता है। आज भी मैं उत्सुकता रहता हूँ और मैंने विभिन्न पत्रिकाओं में ढोल सागर पर अपने लेख लिखे हैं। पूर्वासी जो अल्मोड़ा से हुक्का क्लब का निकलता है उसमें मैंने गढ़वाली ढोल विद्या का रास, उसके बाद ढोल विद्या के ताल, लय, स्वर और गायन के विषय पर भी मैंने आर्टिकल लिखे हैं उसमें। तो इस प्रकार से मेरा अपना प्रयास रहा है। और उसके अतिरिक्त हमको ये थोड़ा सा उदाहरण भी मैंने यहाँ पर एक पुट करके कि हमारे यहाँ किस प्रकार से ढोल वादन पर नृत्य किया जाता है। पांडव नृत्य का एक दृश्य भी अवश्य में श्री भट्ट जी आपको दिखाएंगे। उसके बाद इस पे भी अगर आप कोई मुझसे और प्रश्न करना चाहें तो मैं आपको तत्पर हूँ प्रत्युत्तर देने के लिए। हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, आपकी तरफ से कोई प्रत्युत्तर नहीं आ रहा है। और चलिए, हेलो, हाँ जी, डिस्कनेक्ट। अब अभी लाइव चल रहा है, अभी लाइव और है आपकी स्पीच। हेलो, हेलो, हाँ, गई कि नहीं? नहीं वो चली गई पर वो जवाब नहीं दे रही सर। वही कह रहा हूँ मैं, रिस्पॉन्स चाहिए। जी, मेरी आवाज गुरुजी आप तक पहुंच रही है? ये आवाज मेरी पहुंची जो मैंने बताया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप बोलते रहें जब तक और लोग जुड़ते हैं, आप बोलते रहें जी। अच्छा जी, फिर मैं आगे सबसे बड़ा करुणाजनक, सम्मानजनक और उसके में संवेदन जो एक पुत्री और एक माता पिता पे होती है जब वो अपने ससुराल में जाती है। ससुराल में जाने में, हाँ, तो उसके बाद जो है वहां पर लगभग 5 या 11 वर्ष के अंतराल में उसकी प्रथम संतान पुत्र की बधाई या बड़ो मांगने औजी वहां पहुंच जाते हैं। जब वो अपनी दिशा, इस बीच हमारे जो ढोल वादक हैं, थोड़े खुशी की बात है कि उनका कनेक्शन ठीक हो गया। गुरुजी थोड़ा सा सिद्धांत के इस पक्ष को थोड़ा सा यहाँ पर विराम देंगे। और गिरीश जी, आपको बताते हुए मुझे थोड़ी खुशी हो रही है कि सुदूर गांव में जो घाट पक्ष है वहां पर हमारे कुछ ढोल वादक हैं जो बहुत बेहतरीन, हरीश लाल जी और उनके साथी कलाकार हैं, बहुत बेहतरी के साथ में। और खुशी की बात यह है कि आज की ये पीढ़ी है, हरीश मुझसे उम्र में भी छोटे हैं, काफी छोटे हैं। और मुझे खुशी है इस बात को बताने में कि हरीश जैसे युवा कलाकार आज की पीढ़ी के सामने एक उदाहरण है, जिन्होंने कि ढोल और दमाओं को त्याज्य की वस्तु समझा है, जो खासतौर से ट्रेडिशनल हमारे वादक हैं उन लोगों ने भी। तो हरीश जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी सर, आवाज आ रही सर। प्रणाम सर सभी लोग। हरीश जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर, सभी लोगों को मेरा प्रणाम सर। एक बार आप ढोल की नाद से शुरू करते हैं, फिर मैं बातचीत करता हूँ। जी सर, चलो।
ठीक है। सर आप मेरे को सुन, सर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं सर? सर मेरी ढोल की आवाज पहुंच रही है आप तक? आप चलाते रहें, अभी आवाज आ रही है। मैं बारिश में बैठा हूं नेटवर्क के लिए। जी सर, जी सर, बहुत बहुत आभार सर आपका। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी सर आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है सर। तो आज ऐसा करते हैं, थोड़ा देर तो आपने कर दी, हमारे दर्शक भी बहुत इंतजार कर रहे थे। मैं छाता लेके देखो बारिश में बैठा हूं, अंदर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। जी सर, आप जी यन करा शब्द बटन शुरू करा, शब्द 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 चला। सर, जी सर, जी सर। हरीश जी, हरीश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत मेहनत करके आप जुड़े हैं हमसे। मैं सबसे पहले अपने दर्शकों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं कि बहुत धन्यवाद। मेहनत इतनी काम आई कि अब कार्यक्रम हमारा जमने लगा है। अब हमारे दर्शक भी जुटने लगे हैं। ढोल की नाद की ताकत देखिए, ढोल के शब्द का की शक्ति देखिए कि लोग अब जुड़ रहे हैं और लगातार जुड़ रहे हैं। और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि जो शब्द का जो मैंने जिक्र किया है और हरीश जी ने जिस शब्द का नाद शुरू किया है, शब्द बोल देना मर गढ़ शब्द। शब्द जो है शब्द का ही परिष्कृत रूप अलंकृत उसका रूप है। जिस तरह से हम शब्द कहते हैं उसी से शब्द बना हुआ हमारे गढ़वाली में। शब्द का मतलब होता है एक ऐसा शब्द, ढोल से निकलने वाला एक ऐसा शब्द जब हमारे चहुं ओर के देवी देवता जागृत हों,
जब हमारे चारों ओर के मनुष्य जागृत हो, उनकी चेतना विकसित हो और उनके आसपास का, हमारे आसपास का समुदाय ढोल की उस शक्ति से जागृत होता है और एक ऐसी झनकार, एक ऐसी संवेदना और एक ऐसा प्रस्फुटन जो तैयार होता है, वो ढोल की ताकत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। भट्ट साहब, मैं जानना चाहता हूँ, शब्द का मैंने जिक्र किया, शब्द, तो थोड़ा सा इसका उल्लेख करें आप हमारे शास्त्रों में। देखिए, ऐसा है कि जो शब्द भट्ट जी ने प्रयोग में लाए हैं, हमारे यहाँ नौबत बजती है, 9 ताल होते हैं, 9 शब्द, हर शब्द का एक अपना अलग अलग तरीका बोलने का, वो बजाने का होता है। नौबत लगती है जब पहले आपके गांव में आप प्रवेश करते हैं, प्रवेश के बाद गांव के स्वागत में, वहाँ के इष्ट देवता के स्वागत में नौबत लगती है। तो नौबत में 9 ताल, 9 शब्द होते हैं, वो अलग अलग। उस आपने 1-2 शब्द तो बताए हैं, यहाँ पर बजाए हैं, अति उत्तम है। और उसके बाद शब्दों के अलावा अगर और भी आप, जैसे एक मंडाण होता है, मंडाण के अलग ताल होते हैं, नौबत के अलग ताल होते हैं, गणेश पूजा के अलग ताल होते हैं, वधु को जो वो पहनाए जाते हैं, नथ पहनाए जाते हैं, उसका अलग स्वर होता है। उकाल है, उंदार है, नदी पार करना है, और उसके साथ समतल में जाना है, उसके अलग अलग ताल होते हैं। कैसे उकाल करती है, कैसे नीचे उतरते हैं, इस प्रकार से नदी को पार करते हैं, अलग अलग ताल। काफी ज्ञान आपसे लेना है आदरणीय भट्ट साहब, प्रोफेसर साहब, आपसे बहुत काफी ज्ञान लेना, क्योंकि हरीश, जो हमारे हरीश जी हैं, उनके पास एक तो लाइट, उन्होंने प्रबंध करके लाइट का प्रबंध किया हुआ है। बारिश का मौसम है, कहीं बाहर पर है वो। अब मैं चाहता हूं कि जितना हम उनसे सुन पाएंगे, हम प्राथमिक रूप से पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर विमर्श करेंगे। हरीश जी, मेरी आवाज होनी चाहिए? जी सर, आ रही सर, आपको आ रही सर। अब हम थोड़ा सा देवताओं के मंडाण पर, यानी जागरण पर, यानी जागृति पर, मंडाण बोल देना आपके यहाँ मंडाण होता जो। जी सर, जी सर। उसको शुरू करते हैं आपके वादन के साथ, ताकि हमारे दर्शक भी इस मंडाण में शामिल हो। मंडाण शुरू करिए थोड़ी देर। जी सर, जी सर। हरीश जी, आनंद आ रहा है। अभी तो रात, ऐसा लगेगा कि रात भर हम लोग मंडाण चलाएंगे। आपकी ढोल की नाद, आपका स्वर हम तक पहुंच रहा है। हरीश जी, हरीश जी,
भट्ट साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही होगी शायद। हाँ जी, आ रही है। ये जो हरीश जी हैं, मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ। ये अभी 28-30 वर्ष के सज्जन हैं, और अनुयोग है। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की होती है कि जो हमारी नई पीढ़ी के हाँ जी, लड़के हैं, उनमें से एक ये प्रखर उदाहरण है हमारे समक्ष, और इन्होंने जितनी आत्मीयता से इस संस्कार को युवक। आत्मसात किया है, वो आज की इस पीढ़ी के लिए बहुत अनुकरणीय है। इस पर क्या कहेंगे आप? जी हाँ, जी हाँ। जी हाँ। हाँ जी, मेरा प्रश्न आप तक आया है सर? बडोनी साहब, भट्ट साहब शायद मेरा प्रश्न नहीं सुन पा रहे हैं। आप मेरा प्रश्न सुन रहे हैं बडोनी साहब? हाँ, मैंने सुन लिया, आपका क्वेश्चन सुन लिया है। तो उस क्वेश्चन पर थोड़ा सा मैं नई पीढ़ी की तरफ से, मुझे लगता है कि हम और आप तो लगभग एक उम्र के हैं, और हमसे 10-15 वर्ष छोटे। आपने जो है जब ऐसा इनके जब जब हमारा इस तरह का युवा जब सामने आता है, तो उस पर आप कितनी खुशी जाहिर करते हैं जब एक बिल्कुल युवा पीढ़ी ढोल अपने पूरे संस्कार के साथ, आपने देखा होगा पूरा कॉस्ट्यूम, पूरा सेटअप और पूरी तैयारी के साथ वो हमारे बीच में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, तो भट्ट जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि केवल हरीश ही नहीं, ऐसे बहुत सारे युवा हैं आजकल जो ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में एक युवा है सुरेश सिराज। तो उनका जो काम है ढोल को लेकर के, वो बहुत ही अच्छा है। आपने खुद देखा है उस ढोल दमाव प्रतियोगिता में न वो 2 बार विजेता रहे, बल्कि उसके अलावा उनकी देहरादून और आपके चमोली तक उनकी बुकिंग होती है। तो उसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपने आप को, जो आज की परिस्थितियां हैं उनके अनुसार उन्होंने ढाला है अपने आप को, और उन्होंने अपना पूरा एक समूह बना लिया है। इसी प्रकार से चंद्रवदनी का भी एक ग्रुप है जिसको लोग उसके लिए बुकिंग में अपने शादी ब्याह में यहाँ बुलाते हैं, देहरादून में बुलाते हैं, या जगह जगह बुला रहे हैं। उसके अलावा जो है सोहन लाल जी का अपना एक ग्रुप है, आप जानते होंगे उनके बारे में। सोहन लाल जी जो प्रख्यात ढोल वादक हैं, जिनका सागरदास जी के साथ जो है एक बार अमेरिका जाने का भी प्रोग्राम बना था। उसके अलावा हम आज देखते हैं कि जैसे उत्तम दास जी हैं, तो उत्तम दास जी की भी यही है कि उनको लोग जगह जगह बुलाते हैं। कुल मिलाकर इन लोगों ने क्या किया है, जैसे हरीश जी हैं, हरीश जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो थोड़ा शांत होके सुने। आपको फ्रेम पे लिया मैंने, आप अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी शांत सुनिए आप, हैं? फिर जब मैं आपको कहूंगा, मेरा इशारा समझिए ऐसे, इसका मतलब है आपको रुकना है, और इसका मतलब है आपको शुरू करना है। ठीक है हरीश जी? जी सर। तो अभी आप शांत होके खड़े होके सुने गिरीश जी को। हाँ, तो हमारे ये जो ढोल वादक हैं इनको मैं बहुत मिलता हूँ, और इन्होंने अपने आप को नई के अनुसार, क्योंकि कई बार हम देखते हैं जब हम शादियों में जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारा ढोल तमाम वहां पर जो है बैंड बाजों के आगे जैसे रोस आ रहा है। ऐसा कई बार हमने ऐसा दृश्य देखा है। लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि इन लोगों ने अपने आप को इस तरह से जैसे परिमार्जित करके, जैसे हरीश जी हैं, और वो पूरा जो तरीका होता है एक कलाकार अपने आप को प्रस्तुत करके, पहले भी लोग थे बहुत अच्छे थे। अभी कई बार जब हम फेसबुक की चर्चाएं करते हैं सोशल मीडिया में, तो कई हमारे साथी बोलते हैं कि जो ढोल और ढोली की, लेकिन कभी कभी मुझे लगता शायद उनको जानकारी नहीं है। आज हम प्रीतम भरद्वाज जी को के बारे में जानते हैं, और उनको अभी कुछ समय पहले पद्मश्री मिला है और डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली है। तो सब लोगों को ये समझना चाहिए कि उसके पीछे उनका केवल फोक जागर और जो पवाड़ों पर है वही काम नहीं है, बल्कि ढोल के को लेकर के जो उनका कार्य है वो बहुत खास है। आज की डेट में जब हम प्रीतम भरद्वाज जी का कोई कार्यक्रम देखते हैं और उसको वो स्टेज पर करते हैं, तो उसमें ढोल का बड़ा योगदान होता है। तो ये सभी लोगों को समझना चाहिए कि ढोल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात है। और जो लोग ढोल को परंपरागत रूप से जानते हैं, मेरा तो अपना बेटा भी ढोल सीख रहा है, भट्ट जी आप जानते हैं, और कुछ लोग और भी जानते होंगे।
जी तो हम तो जी जी चाहते हैं बहुत कि हम इसको बहुत आपको अच्छे मैंने से अभी जब मैंने ये रात को सोचता था कि इस विमर्श में एक और शख्स मुझे चाहिए, तो मुझे सीधे सीधे आपका नाम इसलिए जहन में आया क्योंकि आपका बेटा, आप और आपका जो अनुराग है आपके परिवार का, आपके गांव का, आपके क्षेत्र का, उसके उपयुक्त व्यक्ति आप मुझे लगे। आपने बहुत छोटी सूचना पर हमें इस कार्यक्रम में अपने आप को हमसे जोड़ा, तो इस बात का मैं शुक्रिया पहले ही आपका अदा कर चुका हूं, फिर कर रहा हूं। फिर मैं धन्यवाद। हरीश जी को साथ में ला रहा हूँ। हरीश जी, हमने हमारे प्रोफेसर भट्ट साहब ने अलग अलग विधाओं पर बातचीत करी है यहाँ पे। मैं ये चाहता हूं कि जब 35 हो ना, 35 बारात जानो को बाजू हम जो। जी सर। हरीश जी मेरी आवाज सुन रहे जी सर, आज सुन रहा हूँ सर। हैं? मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर, हाँ सुन रहा हूँ सर इस समय। बारात पैटनो बाजू लगा, बारात जानी च बरखा में बरखा लगी है, बारात जान तब के बोलो वो साज सुने, वो जी बाजू सुने दे जरा। जी सर, जी सर। बहुत अच्छा, अति उत्तम। सर ये जब बारात घर से प्रस्थान होती है तो सर ये पिटाई का हाँ बाजा है, ठीक है। बारात तैयार। अब जरा वो वहाँ उकाली उनारी का नदी पार का भी एक दो सबक बजा दीजिए। जी सर, गुरु जी जो आप बोलेंगे वो बजाएंगे सर, जितना आपको ज्ञान होगा। और मैं अपनी बात भी रखना चाहूंगा सर लास्ट में इसमें थोड़ा। हाँ बोलिए बोलिए। सर सर्वप्रथम सभी आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। सारे उत्तराखंड जितने लोग हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सभी का तहे दिल से स्वागत, प्रणाम। और मैं बहुत बहुत आभारी डॉक्टर श्री भट्ट जी का और जितने भी वरिष्ठ लोग इस कार्य में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इसके लिए मतलब प्रोत्साहन किया, आगे बढ़ाने की जरा सोच की, उन लोगों के लिए मां सरस्वती का वास हो और अच्छी सद्बुद्धि दे। क्योंकि ये चीज आज लुप्त हो रही है हमारे उत्तराखंड में। हमारे नौजवान भाई इस चीज के लिए करने के लिए इच्छुक नहीं है, मुंह मोड़ रहे हैं। इसका कारण क्या है? और हमारे उत्तराखंड की ढोल संस्कृति है, हमारी नई पीढ़ी को भी सीखना चाहिए, हमारे समाज के लोगों को भी सीखना चाहिए। और अभी अभी मेरे बड़े भाई बोल रहे थे कि ढोल और ढोली ये दोनों का समाज ठीक होना चाहिए, अपना परिवार सही होना चाहिए, बाजा सही होना चाहिए। काम खराब नहीं होता, कोई इंसान खराब होता है। ये तो 33 करोड़ देवताओं का वास है इस ढोल पे, तो ढोल की तो बहुत बड़ी महिमा है। सभी लोग विद्वान लोग वरिष्ठ लोग जुड़े हुए हैं। और हमारे वरिष्ठ गुरु जी जो मेरे को आज्ञा दे गए, जितना मैं जानता हूँ, मैं बचपन से इसी चीज में लीन हो गया था। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री इलमदास जी, मेरे चाचा स्वर्गीय श्री रघुदास जी, जिनका मैं दमाओं का चेला हूँ, और मेरे दादाजी तो मैंने घर देखे नहीं, उन लोगों ने मुझे इसी लाइन पे डाला था। मैं 9 साल का था, तब से मैं ढोल के बारे में प्रयासरत रहा हूँ। और बहुत कमियां होगी, मेरे से वरिष्ठ गुरु कहे लोग हैं। मेरे बड़े भाई का कोटि कोटि नमन, डॉक्टर प्रीतम भरद्वाज जी का
भी आभारी हूँ। वो हमारे गुरु के रूप में हैं। आज उन्होंने हमारी इस ढोल के लिए विदेशों में तक परचम फहरा दिया है। उनके लिए भी कोटि-कोटि नमन। फ्रांस, अमेरिका में वो इस ढोल की विद्या को पढ़ाते हैं। प्रोफेसर के रूप में आज हमारे बड़े भाई भटमार जी हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। उनके चरणों में भी कोटि-कोटि नमन। और सभी लोगों के लिए, अपने वरिष्ठ लोगों के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए और शासन प्रशासन के लिए ये यही बोलना चाहूँगा कि जरा ढोल के लिए कुछ प्रोत्साहन का अति आवश्यकता है। जो बजा रहे हैं अनुष्ठानी दास हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इसी ढोल पे गँवाई है। पहले से भी आदमी 50 वर्ष का हो जाता है, उसके बाद ढोल नहीं बजा पाता है, उसके बाद क्या करेगा वो? थोड़ा सरकार को भी इस पे गौर करना चाहिए और ये चीज़ लुप्त नहीं होनी चाहिए। तो गुरुजी के आज्ञा के अनुसार मैं अब बजा रहा हूँ आपके उकाल का बाजा। तो उकाल के बाजे में मशक बीन रहता हमारे उत्तराखंड का। मशक बीन वादी श्री मोतीलाल जी कुरुल भगवती के गाँव से, नंदा देवी धाम से हमारे दादाजी पधारे हुए हैं। बहुत अच्छे बाजीगर हैं। उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी इसी मशक बीन पे वो संगीत दिया है। और थोड़ा पैप बाजे के साथ उकाल का बाजा तो पैप में बजता है। क्या बजता पैप में? शुरू करें आप। जी सर। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो गढ़वाल के वाद्य ढोल और दमाऊ हैं उसमें मशक बीन का बहुत अस्तित्व है, उसकी अपनी एक मीनिंग है। बडोनी साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हम लोग इस बात को जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं कि गढ़वाल के ढोल दमाऊ में स्कॉटलैंड का मशक बीन यानी जो पाइप है वो कैसे
उसके अस्तित्व आया होगा। कुछ आपकी जानकारियां हो इस बारे में तो जो मेरी जानकारियां मैं साझा करूं, और जो हमारे गुरु साहब भट्ट जी की जो जानकारियां हो वो साझा करें। ये जो मशक बीन है, इसका एग्जिस्टेंस कैसा है हमारे गढ़वाल के वाद्य यंत्रों में? समय निकल गया। गुरुजी, मेरी आवाज आप तक आई है? आ रही है जी। ये जो मशक बीन है, हाँ ठीक है। मशक मशक बीन का जो एग्जिस्टेंस है, मशक बीन का जो अस्तित्व है, वो हमारे इस सोसाइटी में, हमारे हाँ अनुष्ठान जी। में, यानी खासतौर से शादी में कैसे जुड़ा है? ये कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? जबकि ये विशुद्ध रूप से स्कॉटलैंड का बाजा है, यानी यूरोपियन इंस्ट्रूमेंट है। नहीं, असल में यूरोपियन की बात मैं जो आपको बता रहा हूँ, तो उसको तांत्रिक जो इसकी विधि है इसको बजाने की, उस और इसके स्वर और लय में वो उससे बहुत फर्क है। और इसमें कम से कम आपने अगर आकाशवाणी नजीबाबाद से एक मशक और ढोल ढमक के धुन सुनी होगी, लगभग कभी कभी बजाते हैं वो बड़ा सुरीला और बड़ा हृदय स्पर्श करने वाला धुन है वो। मशकबाज भी बजता है और ढोल दमक भी बजते हैं। तो उस वो जो अगर आप यूरोप से बात करें तो उत्पत्ति तो यूरोप से नहीं हुई है इसकी, वो तो उनका अपना आर्ट है, उनकी कला है, लेकिन उत्पत्ति हमारी भारत की ही है ये। अच्छा, ये मेरी मान्यता है जी। और मेरा चिंतन भी है। मैंने जितना अध्ययन किया है उस अध्ययन के आधार पर भी मैं तो इसी बडोनी साहब, निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ। बडोनी साहब, अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हो तो ये जो मशक बीन है, जो पाइप है, इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में कोई जानकारी आपको, आप जो इलाके के जो बाजगिरी हैं, वो क्या बताते हैं इसके बारे में? इसका एग्जिस्टेंस क्या बताते हैं? नहीं, मुझे इसके बारे में कोई इस तरह से कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कि ये कहाँ से आया है। बस देखा है बचपन से कि ये उसके साथ अपरिहार्य रूप से जुड़ा हुआ एक यंत्र है, एक उपकरण, एक वाद्य यंत्र है, जिसको लोग इसके साथ एक के रूप में, एक हारमोनी के रूप में यूज करते हैं। लेकिन ये कैसे आया है इसके बारे में मेरी जानकारी नहीं है सर।
बडोनी जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? मैं बंद कर दूं। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम। मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। जी, अभी तक जो भी देखा आपने, और मैंने बीच में ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है। मैंने इसके जो इंस्ट्रूमेंट था मशक बीन, उसके बारे में थोड़ा सा प्रश्न किया था, और बहुत से दर्शकों का प्रश्न भी है। तो मेरी अपनी थोड़ी जिज्ञासा है कि आपके इलाके में इसके बारे में किस तरह की धारणा है, इसका एग्जिस्टेंस कैसा है? वो मैंने अपनी बात कही थी, शायद आप जी। तक नहीं आई, कि मुझे इसके बारे में कोई ऑथेंटिक जानकारी उस तरह से नहीं है कि ये कैसे हमारे यहाँ आया, मुझे इस बारे में नहीं जानकारी। और अगर मैं अपने दर्शकों के बीच अपनी जो मेरी रिसर्च है उसमें जो मैंने सामने पाया है उसमें, क्योंकि हमारे आर्मी पर्सन्स बहुत रहे हैं फौज में, आर्मी अच्छा। सोल्जर्स रहे हैं, और जब वो रिटायरमेंट होकर आए तो बहुत से लोग ऐसे रहे जो ऑर्केस्ट्रा में रहे हैं, आर्मी के ऑर्केस्ट्रा में रहे हैं, जिन्होंने ये पाइप का यूज किया या उसकी ट्रेनिंग ली है, या अपने साथ वो उस पाइप को भी घर ले आए, और घर के हमारे जी, मेरी आवाज आई सर? अब बीच में फिर वही दिक्कत होगी। हाँ, थोड़ा ये क्योंकि आज बारिश है तो बारिश की वजह से, तो उनका ये कहना था कि जो हमारे आर्मी पर्सन रहे, जो एक्स सोल्जर रहे, वो अपने साथ जब इस इंस्ट्रूमेंट को लाए तो लोक वाद्य में उन्होंने उसको शामिल कर दिया, और तब से ही हमारी परंपरा बनी। क्योंकि इसकी स्वीकार्यता हमारे समाज में इतनी ज्यादा हुई, बिना इसके अब ढोल दमाओं में अधूरापन सा लगता है। तो हरीश जी एक बार फिर से हमसे जुड़ रहे हैं। हरीश जी, समय कम हो रहा है और लोग आपको ज्यादा सुनना चाहते हैं। हरीश जी, आप शुरू करिए। आइए सर, कौन सा बाजा बजाऊं? मैं ये चाहता हूं कि जो अब थोड़ा सा हमारे युवा हैं उनका वक्त हो रहा है नाचने का, जो बाजा होता है देवी का, मंडाण का, जिसमें आप रात भर लोगों को नचाते हैं, नचा नचा के थकाते हैं, वो थकाने वाला बाजा बजाओ, जो मंडाण कहते हैं जिसको। जी सर, जी सर, जी सर। नचा दो थोड़ा सा, हम अपनी जगह पे नाच लेंगे।
गिरीश जी, थोड़ा हरीश जी की प्रस्तुति, उनके एंथुजियाज्म और उनके उत्साह पर थोड़ा सा आप अपना दृष्टि तो रखेंगे ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा है। हरीश जी को मैं बधाई देता हूँ। और जिस तरह से वो एक नवयुवक है और इस कार्य को इतने जीविका के साथ वो आगे ले जा रहे हैं, ये बहुत ही श्लाघनीय है। उनको बहुत बहुत बधाई है। और अगली बार जब अखोड़ी में आदिनाथ ढोल दमाव प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा तो हम चाहेंगे कि निश्चित रूप से वो वहां पर शामिल हों। उनको अभी से हम इनवाइट करते हैं सूर्यरा फैमिली की तरफ से कि वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, चाहे वो प्रतिभागी के रूप में आए या किसी दूसरी पत्रिका के रूप में रहना चाहें। उनका बहुत बहुत स्वागत है। और भट्ट जी, मैं ये भी बात एक ऐड करना चाहता हूँ कि आज इंद्रमणि बडोनी जी को उत्तराखंड के गांधी के रूप में लोग जानते हैं, लेकिन उनके जो सांस्कृतिक सारथी थे जिनको हम मानते हैं, वो भी शिवजनी जी थे, हैं, वो रहे हैं उनके साथ। और आज भी शिवजनी जी, हमारा जो कार्यक्रम होता है आपने देखा है कि उसमें एक जज के रूप में वो रहते हैं। और इन लोगों ने माधुसन भंडारी नृत्य नाटिका और बहुत सारी जो मैं प्रोफेसर भट्ट साहब से निवेदन करूंगा, अगर आपको इस युवा के लिए कोई शब्द हो, इनके उत्साह के लिए कोई शब्द हो, तो जरूर इनको अपना मार्गदर्शन दें, अपना आशीष दें, अपने अनुभव के तजुर्बे के आधार पर। अति उत्तम। हाँ, बोल रहा हूँ मैं जल्द से बात। हेलो। हाँ, जो नवयुवक हैं, जो एक उत्साही और रुचि रखने वाले ढोल वादक हैं, उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। उन्होंने जो इस छोटी उम्र में भी यहाँ तक वो पहुँचे हैं और अपने कला का वो प्रदर्शन कर रहे हैं, निकट भविष्य में भी मैं ये आशा करता हूँ कि ये बडोनी जी, भट्ट जी, इन लोगों के द्वारा जो उत्साह वर्धन की बात की जा रही है, एक अच्छा प्रशिक्षण केंद्र खोले और प्रशिक्षण केंद्र में जाकर के और दक्षता प्राप्त करेंगे। ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ये आगे बढ़ें और प्रगति करें,
वो नवयुवक है, उत्साही है और उसके साथ साथ एक अच्छा आप हरीश जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हरीश जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर, सुन रहा हूँ सर। अब आप घरेणे वाला बाजा लगाए, जमा घरे ना देवता घरे नंजन। अच्छा जी सर। वो लोगों के खाने पीने का वक्त भी है और घरेणे का वक्त भी है, तो घरे जा आज का देवता। जी सर, थोड़ा ढोल के बारे में एक श्लोक बोलूंगा सर। ढोल सागर का हाँ, ढोल के जरूर पूरे लाकड़ी के दाम, जरूर कोयले जरूर के जरूर। दाम। ये तो पूछा ही नहीं सर, हमारे गुरु ने। प्लीज करके पूछिए सर जरा। आप सुनाते रहिए बस, हम वो आप जो भी सुनाएंगे आपका वही उत्तर माना जाएगा। पवन जी, आप बहुत देर से प्रकट हुए हैं आज। आपका कनेक्शन कोई प्रॉब्लम है? जितना भी सुना है, कितना देख पाए हैं अभी तक आप? मैं सर जी। मैं सर 10 मिनट बाद कनेक्ट हो गया था। एक्चुअली मेरा अपडेशन होना था ना, तो वो कनेक्टिविटी जहाँ से मैंने किया था वो लॉग इन आउट हो गया था, तो 10 मिनट का मेरा रह गया था। बाकी मैं सब देख रहा था सर आपको। मैं गिरीश जी और प्रोफेसर भट्ट साहब से परिचय कराऊं, हमारे साथी हैं जो ज्यादातर मेरे साथ को होस्टिंग में रहते हैं। मिस्टर पवन कोटियाल हैं बड़ी जी और नमस्कार। लगातार मेरे इस कार्यक्रम से शुरुआती तौर पर जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि दोनों लोग कार्यक्रम के इस शीर्ष पर उनका अभिनंदन ले और आज बड़ी हम जी अपने नमस्कार। संपन्न करने की तरफ हैं। बड़ोन जी नमस्ते। नमस्कार सर। और आपका बच्चा भी ढोल शास्त्र पे विद्या सीख रहा है सर, तो ये बहुत बड़ा गर्व की बात है। आप जैसे धनी लोग इस
कला का मंचन और इसको संवर्धन कर रहे हैं अपने माध्यम से। ये अपने में एक बहुत ही अच्छा है सर विषय। थैंक यू सर, धन्यवाद। हाँ भट्ट जी नमस्ते। उन सभी दर्शकों का, आज के अपने विशेषज्ञों का। और पवन जी कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, इतनी परिचर्चा और इतने व्यक्तित्व के धनी, अब इतना सारा नॉलेज मिला है और आपने लाइव दे दिया सर। कोई क्वेश्चन नहीं है सर अभी तो वैसे मन में। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हरीश भारती जी जहां से ढोल वादन कर रहे थे वो इलाका बहुत दुर्गम है, बहुत मुश्किल से वहां पर नेट कनेक्शन की उपलब्धता होती है। ऐसे में भी सारी परिस्थितियों को किनारे करते हुए उन्होंने कोशिश की और जितना भी वो हम तक बन पाए, अपने आप को प्रस्तुत कर पाए, हम उनके प्रति, आप दर्शकों की ओर से, सभी विशेषज्ञ पैनल की ओर से उनको नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं। थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं वो। एक बार मैं चाहता था कि अंतिम में जैसे उन्होंने घराने का बाजा, माने शांत होने का बाजा जो उन्होंने पेश कर दिया है, हालांकि उसके बाद कोई विधान नहीं होता हमारी संस्कृति में, लेकिन प्रोफेसर भट्ट साहब मैं चाहता हूं कि आपका अंतिम जो उद्बोधन है इस कार्यक्रम के लिए, आज की पीढ़ी के लिए, अपने तजुर्बे पर और इस काम पर जो हम कोशिश कर रहे हैं कि आज की पीढ़ी को हम ये दे पाए, इस पर आपका एक विमर्श हमें आखिर में चाहिए। तो मैं इजाजत हो तो मैं बोलूं? हेलो जी 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 जी, मैंने आपसे निवेदन किया जी। हाँ, डॉक्टर राकेश भट्ट उत्सव ग्रुप के जो निदेशक हैं, उसके साथ साथ वो इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं, संचालक हैं, वो खुद अपने आप में एक नवयुवक है। इसके साथ ग्रीस बडोनी जी और दूसरे सज्जन जो आपने बताया था, क्या नाम लिया था उनका? पवन कोटियाल। वो जो एक सज्जन और भी आपने उनका जिक्र किया था, नाम भूल रहा हूँ मैं। पवन कोटियाल। हाँ, पवन कोटियाल जी। तथा जितना भी आपने एक संगठन को एक स्वरूप दिया है प्रगति का, हमारी संस्कृति के संरक्षण में आपका जो योगदान है वो एक उत्साहवर्धक है, नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायक है। और उसके साथ साथ जो हमारी संस्कृति के संपोषण में जो भी साहित्यकार लोक साहित्य के लोग और कला के, ढोल विद्या जैसी कला के विविध विशेषज्ञ हैं, उनको आपने एक अवसर दिया है, उनके लिए एक मैदान चुनौती का दिया है। अगर मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपके इस अथक प्रयास को अगर आप एक पूरा उसका एक इंस्टीट्यूट के रूप में उसको अवस्थित करा सकें, क्योंकि आपके अंदर प्रतिभा भी है, संगठन की शक्ति भी है, और उसके साथ संपर्क भी आपका जो है बड़ा प्रभावपूर्ण है। तो इस प्रकार का प्रशिक्षण केंद्र कहीं पे भी खुल जाए तो उसमें हमारे जो नवयुवक हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा और कला को आगे बढ़ाने की वो कोशिश करेंगे, और उससे हमारा ये संस्कृति जो ढोल सागर की है ये अधिक बढ़ेगी। और इसका जो आज वर्तमान में हम इसका जो गिरता हुआ स्वरूप दे रहे हैं उसको पुनः आप जैसे लोगों ने जीवित किया है, वो आगे बढ़े। अगर आप वो ढोल सागर, उसके बारे में आपने मशकबाज के बारे में जो आपने बात की थी, वास्तव में ठीक है कि यूरोप से जो जब हमारा अंग्रेजों का राज्य भारत में हुआ, वहां से वो बैंड वाला उनका भी आया था, और आने के बाद उन्होंने मशक की धुन और भारत और पाकिस्तान सारे देश में फैलाई थी। लेकिन अगर उसका मूल रूप में भी अगर कभी मुझे मौका मिला या मैंने अध्ययन करके कुछ पता लगा, तो निश्चित रूप से मैं आप तक उस सूचना को पहुंचाऊंगा। आपकी अच्छी जिज्ञासा हमने उद्दीप्त की है। और इसमें ढोल सागर में अभी साहब एक शोध का अभी शोध का जो विषय है बड़ा विस्तृत है। वो लोक साहित्य की अपने आप में एक विधा है, और उसके साथ साथ अगर उसमें शोध कार्य के लिए प्रोत्साहन दिया जाए तो ये अभी बहुत कार्य उसमें और होना है। और वो आप जैसे ही तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा जो निर्धारित समय 1 घंटे का इस कार्यक्रम का होता है और हम अपने 1 घंटे से आगे 2 घंटा बढ़ गए। कार्यक्रम इतना रुचिकर हो गया कि हरीश जी का थोड़ा देर से आना, फिर कनेक्शन की प्रॉब्लम होना, इन सब की समस्या के दृष्टिगत कार्यक्रम हमारा थोड़ा लंबा हो गया है। गिरीश जी, आखिरी संदेश आपकी तरफ से
कार्यक्रम के श्रोताओं, बहुत लंबी सूची है जिनका मैं थैंक्स करना इस वक्त मुनासिब नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि बहुत समय हो गया है। लेकिन बहुत से लोगों का जवाब मैं कमेंट्स के जरिए दूंगा जरूर, मैं वादा करता हूं। तो गिरीश जी, मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम के अंतिम सेगमेंट में आप अपनी बात करें और आज के हम इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। धन्यवाद भट्ट जी, आपका आभार, पवन कोटियाल जी का आभार, गुरु जी का वंदन, वो यहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी। हरीश लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वो यहाँ पर आए और उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मैं इस अवसर पर जो ढोल सागर और ढोल विदा के जो भीष्म पितामह हैं ओंकार दास जी, उनके साथ मैंने बहुत अच्छा वक्त बिताया है, तो मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दो बातें मैं मुख्य रूप से कहना चाहता हूँ। जो ढोल से जुड़े हुए लोग हैं, जो नवयुवक हैं, उनसे मैं चाहूंगा कि वो शॉर्टकट में न पड़े और आप बहुत ही अच्छी तरह से इस संस्कृति को, हम इस सभ्यता को और हमारी इस जो धरोहर है उसको आगे ले जा रहे हैं, अपने राज्य वाद्य को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए जो हमारे क्लासिकल जो सीखे हुए लोग हैं उनके पास आप जरूर जाएं। धुयाल है, गंधाक्ष है, पिठय है, बढ़ई है, इन सबको बहुत ही अलग अलग, बहुत ही माइन्यूट जो इनमें अंतर है उसको समझें और उसको बजाएं। और साथ ही जो जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमको सुन पा रहे हैं, और जो हमारे उत्तराखंड में जितने भी लोग हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी आपके घर में कोई कार्यक्रम होता है, क्योंकि ढोल हमारे हर्ष और विषाद दोनों का ही साथी है, इसलिए मैं चाहूंगा कि जब भी कोई आयोजन हो, चाहे वो किसी भी तरह का आयोजन हो, उसमें आप जो हमारे बाजगीर भाई आते हैं, जो ढोल बजाने वाले लोग होते हैं, उनको खूब अच्छा पैसा पेड करें, उनको अच्छा पैसा दें और उनको बहुत अच्छा फील कराएं। उसके लिए, उसके अलावा उनको खाने के लिए, उनके रहने के लिए बहुत ही मतलब एक लेवल की व्यवस्था जैसे होती है मेहमानों के लिए और जो सबके लिए होती है, उस तरह की व्यवस्था उनके लिए करें, बहुत अच्छा उनको फील कराएं। तो यदि हम ऐसा कर पाए तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि ढोल का जो भविष्य है वो बहुत ही अच्छा है और हम इसी तरह से अपनी इस संस्कृति को आगे बढ़ा पाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि लगभग प्रत्येक ऐसे अवसर पर हमारे ढोल दमाऊ बुलाए जाने चाहिए जहां उनकी सामाजिक और धार्मिक जरूरतें हैं। हम नजीबाबाद का बैंड, बिजनौर का बैंड, जरूर उनकी रोजगार से जुड़ा हुआ ये प्रश्न होता है। उनका भी रोजगार है, उनके भी बाल बच्चे पलने चाहिए, उनका भी चूल्हा जलना चाहिए, इस बात का मैं भी हिमायती हूँ। लेकिन इस कीमत पर नहीं, इस शर्त पर नहीं कि हम अपने लोगों का चूल्हा जलाना बंद कर दें। और पेशेवर कभी हम ऐसा भी दिन देखें कि हम ढोल वाले को कभी ये सुन पाए कि ढोल की कमाई पर ही अपना जीविकोपार्जन कर रहा है। ऐसा क्यों होता है कि एक ढोल वाले को मजदूरी करनी पड़ती है, मकान का काम करना पड़ता है, दर्जी का काम करना पड़ता है? ऐसा क्यों नहीं हो पाएगा कि वो वर्ष भर ढोल बजाए और उससे अपना जीविकोपार्जन करे? हम ऐसे दिवस की आकांक्षा रखते हैं, ऐसे दिवस की शुभकामना रखते हैं। और मैं आज के अपने पैनल एक्सपर्ट प्रोफेसर पीएल भट्ट साहब का बहुत विशेष आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। उम्र के इस पड़ाव पर भी आपने पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया। गिरीश जी, यद्यपि मेरे इस पैनल, मतलब मैं ये कहूंगी, अगर जो कल हमने इसका नोटिफिकेशन किया था उसमें आपका नाम नहीं था, लेकिन मुझे ये रिकॉल हुआ कि मुझे आपका नाम इसमें शामिल करना चाहिए और आपने एक छोटा सा निवेदन मेरा स्वीकार किया। मैं इस बात के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। और पवन जी से चाहता हूं कि हमारे प्रोफेसर पीएल भट्ट साहब, गिरीश बडोनी जी और आज के जो हमारे मेहमान कलाकार थे हरीश भारती जी, इन सभी के प्रति आप आभार दें और कार्यक्रम को वाइंड अप करें। नमस्ते भट्ट जी, आपने अपनी समीक्षा दी और आपका जो एक्सपर्टीज राय है वो सबको लाभान्वित पहुंचा होगा। और बडोनी जी आपको भी, गिरीश जी आपको भी, और भट्ट जी आपने बहुत ही एक उच्च कोटि का ये एक माध्यम इस समय जुड़ा है जिससे सभी लोगों को इससे लाभान्वित हुए होंगे। मैं एक बात जो अभी कमेंट्स में देख रहा था कि देवप्रयाग में संगम पे ढोल की ऐसी प्रतिभा का मंचन किया जाए, तो सर ऐसी राय आई है भट्ट जी, आपने इसको देखना है। दूसरा, भट्ट जी ने बोला था कि एक एकेडमी का शुरुआत की जाए जो म्यूजिक को एक प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करे और जो नई प्रतिभाएं हैं, जैसे ये प्रतिभा के प्रतिबिंब कैसे उभर कर आए उत्तराखंड में, उसके कल्चर ढोल दमाओं को कैसे आगे लेके जाएं। और मेरा हमेशा ये मकसद रहता था जो उत्तराखंड जो टूरिज्म है, उत्तराखंड जो पर्यटन है, उसकी जो कल्चर की जो प्रतिभाएं हैं उनको कैसे कनेक्ट किया जाए जिससे कि हमारा उत्तराखंड का टूरिज्म एक नया रूप ले सके
पूरे वर्ल्ड में प्रख्यात हो और एक शोकेस बने कल्चर का, जो कि लोग आए वो यादगार बन के चला जाए जैसे और राज्यों में होता है। ये मेरी एक आपसे निवेदन है। जो तीसरा जो मेरा एक आपसे जो कहने का एक और भी मकसद है कि ढोल शास्त्र पे भट्ट जी ने बोला था कि और रिसर्च करने की, बड़ोनी जी ने बोला था और रिसर्च करने की जरूरत है। तो देवप्रयाग में नक्षत्र वेधशाला है जो 1951 और 50 के आसपास उसका उद्गम हुआ था, और उसमें बहुत सारे अच्छे प्रख्यात लोग आते हैं। ढोल शास्त्र का वह जीता जाता एक शास्त्र है जो हस्तलिखित है, और वहाँ पे बहुत सारी हजारों पुस्तकाएं हैं और पुस्तक है जहाँ पे आप कोई रिसर्च करने वाला कोई स्कॉलर है तो वहाँ पे पूरी एकेडमी चलती है। वहाँ पे रहने की व्यवस्था है, हॉस्टल है, बोर्डिंग है, आप वहाँ जाके रिसर्च कर सकते हैं। वहाँ अगर आप किसी को जरूरत होती है तो हमसे भी संपर्क कर सकता है, हम उसको उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं अपने माध्यम से। दूसरा, केदार स्मृति वन भी पास में ही है, अगर अभी मन करे आपका तो नक्षत्र वेधशाला है, उसके बाद केदार स्मृति वन में जाएं, वहाँ एक पेड़ जरूर लगाएं। तो बट जी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अभी सभी दर्शकों का, सभी लोग जिन्होंने देखा और जो देखते आ रहे। टाइम काफी ज्यादा हो गया है, तो आपका लगन और आपकी जो आशा, उम्मीद और आशीर्वाद हमको मिलता रहे। शब बखैर, शुभ रात्रि, सबको नमन मेरी तरफ से।